जय हिंद, जय भीम, आदाब। आप देख रहे हैं जनसोच का एक खास कार्यक्रम आखिरी कतार। आखिरी कतार हम लोग इसलिए इस प्रोग्राम का नाम रखे हैं ताकि अपने देश के उन लोगों की बात कर सके जो लोग हाशिए पर पहुंचा दिए गए हैं, पॉलिटिकल तौर पर, सामाजिक तौर पर या फिर शिक्षा के। जिस तरीके से आज समाज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन आज कुछ लोग कहेंगे एक बड़ा तबका अपने आप को असहज महसूस करता है, असुरक्षित महसूस करता है वो हर चीज में। चाहे वो मीडिया के फील्ड में हो कि अगर हम लोग कुछ काम करते हैं तो मीडिया हमेशा उल्टा दिखाएगी, या किसी भी तरीके से हो। तो इसमें हम जानने की कोशिश करते हैं लोगों से कि आखिरी कतार में जो लोग लगे हुए हैं, जिन लोगों को पहुंचा दिया गया है, आखिर क्या वजह रही है, और उन लोगों को हम उस कतार से निकाल करके कैसे बाहर ला सकते हैं, जिसमें कि बड़ी संख्या दलितों की है, अल्पसंख्यक भी उसमें शामिल है इसमें। तो हम जानने की कोशिश करते हैं इन सारी चीज़ों को। हमारे साथ मेहमान हैं एडवोकेट मोहम्मद उस्मान साहब, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर साजिद साहब, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, और हमारे साथ हैं अहमद जावेद साहब, जो कि पत्रकार हैं और लेखक भी हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरी कतार में लोगों को लगे हुए जो हैं उनको किस तरीके से हम बाहर निकाल सकते हैं, और आखिर उन पर जो परेशानियां पड़ रही हैं उसकी जिम्मेदार कौन है, उनको आखिरी कतार में लगाने वाला कौन जिम्मेदार है। सारी चीज़ों की जानने की कोशिश करते हैं। अब पहला सवाल हम लोग लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी हमारे मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल है उस्मान साहब आपसे कि जिस तरीके से अक्सर कहा जाता है कि मीडिया चौथा लोकतंत्र का स्तंभ है, लेकिन जो देखने के लिए चीजें मिलती हैं कि जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसको निभानी चाहिए, लेकिन वो जो सत्ता से सवाल करना चाहिए वो नहीं करता, और सवालों से कहीं ना कहीं चीजें हट जाती हैं। मेलोडी टॉफी का जिक्र होता है, पता नहीं किसी चीज का, इवन कहें कि झाल मूड़ी पर भी 1.5 घंटे तक डिबेट चलती है। ये क्या नैरेटिव करने की कोशिश करते हैं और आखिर इससे कितना असर पड़ता है? तो एडवोकेट उस्मान साहब, मैं बहुत ही उम्मीद के साथ आपसे जवाब लेना चाहूंगा। देखिए, मैं अपनी बात आपके जवाब में यहां से शुरू करूंगा कि जो सच है उसे सच की ज़बां मिलनी चाहिए। जो सच है उसे सच की ज़बां मिलनी चाहिए। हर चेहरे को आईने में जगह मिलनी चाहिए। जहां तक आपकी इस बहस का ताल्लुक है कि मुसलमान बनाम मीडिया, तो ये बहस मेरे नजदीक मुसलमान बनाम मीडिया नहीं होनी चाहिए, बल्कि मुल्क और समाज की होनी चाहिए। सवाल यह है कि मीडिया सिर्फ समाज का आईना दिखा रहा है या समाज का चेहरा भी तय कर रहा है। तो क्योंकि कैमरा सिर्फ वाकयात रिकॉर्ड नहीं करता, कई बार तसव्वुर और धारणा भी बनाता है। जब समाज में एतबार कमजोर पड़ता है तो उसका असर किसी एक तबके पर नहीं, बल्कि वो पूरे मुल्क पर पड़ता है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। उसका काम खबर देना है, सवाल उठाना है, जवाबदेही तय करना है, ना कि किसी पूरे तबके की स्थायी पहचान बनाना। अगर कैमरा सिर्फ टोपी देखे और काबिलियत ना देखे तो तस्वीर अधूरी रह जाती है। अब मीडिया की ताकत सिर्फ खबर दिखाने में नहीं, बल्कि ये तय करने में भी है कि किस खबर को कितनी अहमियत दी जाए। अब सवाल यह है कि तालीम, बेरोजगारी, सेहत और आर्थिक मुद्दे जैसे मसाइल, उनको कितनी जगह मिलती है, या पहचान आधारित जो टकराव है वो कितनी ज्यादा सुर्खियां बटोरते हैं। अगर नौकरियों से ज्यादा पहचान की सुर्खी होगी तो फिर समाज सवाल भी पहचान के ही आधार पर पूछने लगेगा। आज हकीकत यह है कि हेडलाइन को मजहब बना दिया गया है। भले ही जुर्म का कोई मजहब नहीं होता है, तो यह बात सिर्फ कहने तक महदूद रह गई है। और हकीकत भी यही है कि कोई शख्स जुर्म करे तो जिम्मेदारी उसकी जाती तौर पर है, और कोई भी कानून वो उसी पर लागू होना चाहिए, उसके समुदाय, उसके मजहब पर नहीं होना चाहिए। मगर ये अजीब दिक्कत है कि आज की तारीख में मीडिया ने एक इस तरह का माहौल क्रिएट कर रखा है, उसका नुकसान यकीनन इस आखिरी कतार में खड़े हुए मुसलमान को पहुंच रहा है। तो मुसलमानों की पहचान सिर्फ बहस या विवाद तक सीमित नहीं की जा सकती। तालीम, तिजारत, साइंस, फौज, कला और सामाजिक जिंदगी में भी उनकी हिस्सेदारी रही है और आगे भी होनी चाहिए। मैं आपका जवाब शुरुआती सवाल में सिर्फ यहीं तक महदूद रखना चाहूंगा, बाकी बात इंशाअल्लाह आगे दूसरे सवालों में रखने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा सवाल मेरा है अहमद जावेद साहब से, क्योंकि पत्रकार हैं और सारी चीज़ों को समझते हैं,
दुनिया पर भी नज़र रखते हैं और देश पर भी नज़र रखते हैं। तो मेरा आपसे सवाल है कि जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में यानी कुछ सालों में समाज में नफरत और दूरियां बढ़ती जा रही हैं, वे लोग जो एकता, गंगा जमुनी तहजीब, साथ आना, साथ जाना, त्योहार मनाना, सारी चीज़ें किया करते थे, लेकिन आज कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि उनमें दिलों से एक भरोसा सा उठता गया है। एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं। इसमें मीडिया किस हद तक रोल निभा रहा है, कितना जिम्मेदार है ये, क्योंकि आप पत्रकार हैं, बाखूबी जानते हैं और चीज़ों को पढ़ते भी हैं, तो मैं आपसे ये सवाल लेना चाहूँगा। मैं ये कहूँगा इस सिलसिले में बुनियादी सवाल ये है और गौर करना चाहिए इस पर। समाज जो है, कोई भी समाज, कोई भी ग्रुप, जमात, पार्टी दो बुनियादों पर बनते हैं। उनके जो बेसिक आधार होते हैं वो दो होते हैं। एक तो ये कि आदमी को जरूरत होती है, तो वो जरूरत के तहत एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये स्वाभाविक रूप से पिछली दहाइयों में ये रिश्ता भी कमजोर हुआ है। लोग एक दूसरे से दूर हुए हैं, उनका इन्हिसार एक दूसरे पर, समाजी बॉन्ड कमजोर हुआ है, इन्हिसार एक दूसरे पर कमजोर हुआ है। दूसरा आधार होता है नजरिए की बुनियाद पर, अकीदे की बुनियाद पर लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, कोई कौम, कोई जमात बनती है। ये जो पहचान है, जो अकीदे की पहचान है, जो मजहब की पहचान है, या अगर मजहब को नहीं मानते हैं तो दूसरे नजरिए, लेफ्ट राइट और फला चिला, ये पहचान जो है वो हाल के बरसों में ज्यादा हावी हुए हैं और इसको कमर्शियलाइज किया है, मीडिया ने कमर्शियलाइज किया है, एक दूसरे को लड़ाकर, तनाव करके। चूंकि ये नफरत बिकती ज्यादा है, लोग इसकी तरफ चौंक करके देखते ज्यादा हैं, तो मीडिया ने भी किया है और उसको सियासत ने भी किया। हमारी जो सत्ता है, जो सरकारें हैं, वो भी उसको लगातार वोट बैंक बनाने के लिए, लोगों को लोगों से दूर करने और बांटने के लिए, अपनी तरफ लाने के लिए और दूसरों से दूर करने के लिए उसका लगातार इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि सोचना चाहिए कि मीडिया का काम क्या है। मीडिया की बुनियादी जिम्मेदारी लोगों को इन्फॉर्म करना है, लोगों को इंटरटेन कराना है और लोगों को एजुकेट करना है, यानी लोगों को। लेकिन इन तीनों कामों को कुछ इस तरह मीडिया कर रहा है आज कि उनमें नफरत, दुश्मनी, अदावत घोल के ये और अपना बाजार और अपना चौंकाने वाला चेहरा, चीख पुकार, बनावटी किस्म की, गोया वो मीडिया का स्टेज नहीं हुआ, कोई अखाड़ा है तो गोया अखाड़ा उसमें नूरा कुश्ती वो दिखा रहा है और इसी को उन्होंने ज्यादा अपना काम बना लिया है। अपनी तिजारत को बढ़ाने और फैलाने का टूल जो है वो इसी को बना रखा है और इस रुझान ने ये पूरे खास तौर से पूरी दुनिया में भी ऐसा देखा जा रहा है, लेकिन खास तौर से हमारे उपमहाद्वीप में, भारत में और भारत के आसपास के मुल्कों में ये काम ज्यादा नंगेपन से हो रहा है, ज्यादा खुल के हो रहा है। ये और ऐसा नंगापन शायद हमने भी अपनी जवानी में या और अपने बचपन में नहीं देखा था, जैसा खुल के नंगा नाच हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से आप ये बता रहे हैं, मैं छोटा सा सवाल और लूंगा, बहुत कम वक्त में आप इसका जवाब दे दीजिएगा। क्या राजनीतिक पार्टियों के इशारों पर मीडिया चल रही है? ये मीडिया जो गढ़ रही है नैरेटिव, उस पर चीजें हो रही हैं? तो हर वक्त वो एक बाजार में है और अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, तो उसके सीधे खरीदार राजनीतिक पार्टियां हैं, सरकारें हैं, सीधी खरीदार हैं। अगर सरकारें कानून के मुताबिक और खास तौर से एथिक्स को सामने रख के, नैतिकता को सामने रख के, कानून को सामने रख के अगर काम सरकारें करें और इनको प्रोत्साहित ना करें, इन्हें खरीदे ना, तो शायद इस पर थोड़ा कंट्रोल हो जाए। लेकिन वो हमारी राजनीतिक पार्टियां भी उनको इस्तेमाल करना चाहती हैं, खरीद रही हैं, बल्कि उनकी डायरेक्ट सबसे बड़ी ग्राहक, सबसे बड़ी खरीदार राजनीतिक पार्टियां हैं और सरकारें हैं।
अच्छा उस्मान साहब, मैं आपसे एक चीज़ और लेना चाहूँगा, क्योंकि आप वकील हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और सारी चीज़ें आप दुनिया की देखते भी हैं, केस भी लड़ते हैं और सारी चीज़ें। अक्सर ये इल्ज़ाम भी लगता है मीडिया पर कि मुसलमानों के छोटे-छोटे मुद्दे, जैसे कि मान लीजिए कहीं छोटा-सा झगड़ा हुआ, उस झगड़े में जो एक मुसलमान है, एक हिंदू है, एक मामूली सा झगड़ा कहा-सुनी हुई है। तो उसमें जो मीडिया बढ़ा-चढ़ा करके मुसलमान को एक तरीके से दोषी दिखाने की कोशिश करती है, उससे जो असल मुद्दे हैं उन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह ही नहीं मिलती। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं जहां तक शुरुआत में मैंने कहा था कि भले ही जो है जुर्म का मजहब नहीं होता है, मगर हेडलाइन का होता है। इसमें ये बात छुपी है कि अगर कोई और किसी जुर्म को करता है तो वो उस तरह से नहीं दिखाया जाता। हमारे खासकर हिंदुस्तान की मीडिया में अगर मुसलमान कोई मुजरिम है तो उसका मजहब और उसकी पूरी कौम को उसमें एक खास परसेप्शन के तहत दिखाया जाता है। वाकई ये बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन मेरा कहना है मुसलमान की पहचान ये सिर्फ बहस और विवाद तक सीमित नहीं की जा सकती, और उसे शिकायत नहीं बल्कि किस तरह से हिस्सेदारी ले वो, इस पे उसे लाना पड़ेगा। और सवाल यकीनन ये अहम है कि जो न्यूज रूम है और संपादकीय बोर्ड है या उनके जो मालिकान है, जो फैसला लेने वाले लोग हैं, वहां पर हमारे तबके की कितनी नुमाइंदगी है और किस तबके की कितनी नुमाइंदगी है। तो क्योंकि नुमाइंदगी सिर्फ संख्या ही नहीं होती है, वो जो है नजरिया भी वहां पर इस किस्म का होना चाहिए कि अगर कोई जो शख्स वहां मौजूद है उसका नजरिया इस पूरे मामले में क्या है। क्योंकि किसी भी तबके की पहचान सिर्फ टीवी डिबेट और वायरल वीडियो से तय नहीं हो सकती। हकीकत को तालीम, रोजगार, आर्थिक हालात और सामाजिक हिस्सेदारी से समझना पड़ेगा। और अगर कभी कोई बहस भी हो जाए तो वो जज्बात से नहीं बल्कि जमीनी हकीकत से होनी चाहिए। और जो आज का दौर बदलता हुआ है, इसमें हम ये उम्मीद ना करें दूसरों से। हम तो मीडिया का हिस्सा खुद बने हुए हैं। हर एक के हाथ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मौजूद है, उसके पास मोबाइल हर जगह मौजूद है। तो जब वो खुद उस सब का अगर इस्तेमाल करेगा तो उसे मौका है इस सब चीज के लिए कि वो उस परसेप्शन को बदल दे। और यकीनन कहीं ना कहीं इस सब चीज में बहुत सारी जो असलियतें हैं वो सामने लाई है और बहुत सारी जगह नाइंसाफी को रोकने में कामयाबी हासिल की है। क्या हमारे इसी सोशल मीडिया के दौर ने हमारे मसाइल को सामने रखने के लिए आसानी पैदा कर दी, और उसी वजह से आज ये जो बहस हमारी हो रही है वो उसी के तहत हो रही है। अब अगर हम आगे के रास्ते की बात भी करें तो मैंने जहां शुरू की बात की, हम सिर्फ शिकायत की बात क्यों करते हैं, हम अपनी साझेदारी किस तरह से करें। तो हमें तालीम में, स्किल डेवलपमेंट में इस पर ज्यादा ध्यान भी देना होगा, ज्यादा खर्चा भी करना पड़ेगा। और मीडिया है, न्यायपालिका है, प्रशासन है या अकादमिक क्षेत्र है, इसमें हमें कैसे अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएं इस पर हमें गौर करना होगा। और मीडिया और समाज के बीच भले ही जैसे आज हमारी और आपकी बात हो रही है, ये भी एक बातचीत का एक मंच है, ऐसे ही और मंच भी तैयार करने पड़ेंगे। और अफवाह के बजाय हमें तथ्य आधारित बहसें रखनी पड़ेंगी। हमें दलील से हर चीज को हराना पड़ेगा और दलीलें पेश करनी पड़ेंगी। और जो हमारे नौजवान हैं उन्हें भी सिखाना ये पड़ेगा कि वो सिर्फ प्रतिक्रिया ना दें बल्कि वो नेतृत्व की तरफ जाएं और अपने अंदर वो ये सारी चीजें पैदा करें। मैं तो इन दो लाइनों में ये बात कहने की कोशिश करता हूं कि न हमें खास दर्जा चाहिए और न खास निशाना बनना है। हमें तो हर हालत में बराबरी का मौका हासिल करना है। जहां तक मीडिया से और मुल्क से अगर हम कोई एक पैगाम भी अगर देने की बात करें तो किसी भी तबके को मसला बनाकर मुल्क आगे नहीं बढ़ता। मुल्क तब आगे बढ़ता है जब हर शहरी खुद को इस सफर का हिस्सा महसूस करे। तो जब हम एक बहुत बड़ा तबका होते हुए इस मुल्क के रहने वाले बाशिंदे हैं, अगर हम ये समझेंगे कि हम आखिरी कतार में खड़े हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर हीन भावना पैदा होगी और वो एहसास कमतरी हमें कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर खूबियां हैं उनको भी दबा देगी। तो हमें उससे भी बाहर निकल कर आना है और उससे बाहर निकलने में
जो भी मुल्क से हमदर्दी रखने वाले लोग हैं वो हमसे दुश्मनी ना रखें, बल्कि हमें मौका देने की कोशिश करें, और हम भी कोई मौके का इंतजार ना करें, बल्कि खुद हम मौका बनाने की कोशिश करें। जिस तरह से खेल में होता है कि ये ना देखे कि गेंद ढीली आएगी, बल्कि जिस तरह से बल्लेबाज कोई अच्छा शॉट लगाता है अच्छी गेंद पर भी, हमें वही बनने की कोशिश करना पड़ेगा हर हालत में। हम जब तक ये वाली कोशिश अपने अंदर पैदा नहीं करेंगे, अपनी नस्लों के अंदर पैदा नहीं करेंगे, तब तक हम सिर्फ शिकायतों में जीते रहेंगे। कोई भी नफरत, मैं तो यही कहूंगा, वो सुर्खियां दे सकती है, मगर तरक्की तो साझेदारी से ही आती है। और सिर्फ एक शेर और कहकर अपनी बात इस वक्त के लिए रोके देता हूं कि मजहब नहीं दीवार, मोहब्बत का निशान हो। मजहब नहीं दीवार, मोहब्बत का निशान हो। इंसान की पहचान में बस इंसान ही बयां हो। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। इसलिए इस प्रोग्राम का नाम आखिरी कतार रखा है, ताकि आप जैसे लोग जो इस वक्त समस्याएं चल रही हैं उनकी जो निवारण है, यानी कि इन समस्याओं के जो समाधान हो सकते हैं वो आप जनता को बताएं, हमारे व्यूअर्स को बताएं, ताकि वो लोग उस चीज़ को फॉलो करें या उस चीज़ को समझ करके आगे बढ़ने का एक तरीके से कदम बढ़ाएं। अब अगला सवाल मैं लेना चाहूँगा डॉक्टर साजिद साहब से, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा डॉक्टर साजिद साहब कि जिस तरीके से मीडिया चैनल जिस तरीके से मुसलमान की छवि को खराब कर रहे हैं, क्या इसमें हमारी भी कमी रही है कि हमने मीडिया में उतना बढ़ चढ़ करके हिस्सा नहीं लिया जितना लेना चाहिए था? पूरी दुनिया में मैंने, जी आपकी आवाज आ रही है? मुकम्मल आवाज। लंदन देखा, अमेरिका देखा, अभी हाल ही में हमारे मोदी जी दौरे पर थे मीडिया को लेकर के। हेलो जी, मैंने कई ममालिक को देखा मीडिया के हवाले से, लेकिन शाहरुख भाई और हमारे दीगर मेहमान, बड़ी तकलीफ के साथ ये बात कहना पड़ रहा है कि इंडिया में मीडिया की जो हालत बना रखी है गवर्नमेंट ने, मुझे नहीं लगता कि जो मशहूर ममालिक हैं उनमें किसी भी मुल्क में इस तरह की हालत होगी। इंतहाई रहम करने के लायक मरहूम मीडिया, एकदम बुरी कंडीशन में कि जितना रहम कर ले उतना कम, गरीब फकीर मोहताज और काबिल रहम। रविश ने एक लफ्ज दिया था थोड़े दिनों पहले इसको, गोदी मीडिया का। हुआ क्या कि तो स्पेशली वैसे तो मीडिया ने हर दौर में न जाने क्या है कि इसको स्पेशली खाली मुसलमानों से ही सारा लेना देना रहा है। आप देख लें, कभी सिख के साथ मसाइल आते हैं लेकिन मीडिया पर वो नहीं चलता है, ना ट्रेंड बनता है। क्या उनके साथ हादसात नहीं होते हैं या उनके साथ और भी मामलात नहीं होते हैं? आप उसके बाद में आप आ जाएं जैन समाज के साथ, हमारे यहाँ पास में हाल फिलहाल में एक मामला हुआ, लेकिन कोई कोई कवरेज नहीं है, बिल्कुल जीरो है। लेकिन अगर मुसलमान कहीं भी जुड़ा हुआ होता है और ना भी जुड़ा हो तो जबरदस्ती ये तलाश करके उसको जोड़ ही देते हैं। और न ये कि सिर्फ जोड़ देते हैं, स्पेशली इंडिया में अखबारों की सुर्खी बनाते हैं जो कि सुर्खी के बिल्कुल ही लायक नहीं होते हैं। जो खबरें फ्रंट पेज पे लाने की किसी लायक नहीं होते हैं, उनको फ्रंट पेज पर पहली लाइन पे ला करके बना दिया जाता है। और उसके बाद FIR होते हैं, केस चलता है कई साल तक, 15 20 साल। उसके बाद उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। और हंगामा इतना होगा कि अगर मोहम्मद फारूक नाम है या उस्मान नाम है या साजिद नाम है या अहमद जावेद नाम है या नजीब नाम है या जो भी नाम है, तो वो डायरेक्टली पहले ही उसको आतंकवादी बता देंगे। बाद में ये इनको पता चलेगा 22 साल के बाद में कि उमर खालिद बाइज्जत बरी हो गए, इनका कोई जुर्म उससे कोई साबित नहीं हुआ, है ना। और इस पर कोर्ट भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। कभी कभी साल 2 साल में एक आध मामले पर फटकार लगा देता है, वो सुर्खियां बटोर लेता है, उसके बाद में फिर ठंड पड़ जाता है ना। और ये नरेशन आज का रेंडम नरेशन नहीं है। मीडिया पे जो नरेटिव सेट किया जा रहा है ये रेंडम नहीं है, वेल प्लान है, एकदम टोटली वेल प्लान है। आज 12 साल से ये सिचुएशन
हर आए दिन मीडिया की हालत इंडिया में, खासकर आप लोग तो इंडिपेंडेंट मीडिया है इसलिए अच्छा लगता है आते हो, वरना मुझको कई लोगों ने अप्रोच किया, मैंने साफ मना किया कि मैं नहीं आ सकता आपके यहाँ। मेन स्ट्रीम की मीडिया इतनी गंदी है, मेन स्ट्रीम की। नेपाल में अभी दौड़ा दौड़ा करके आज तक वाले को मारा है, जिन जब प्रोटेस्ट हो रहा था। अभी नेपाल में जो नई गवर्नमेंट बनी उसके शिक्षा मंत्री को लेकर के इन्होंने कितना तोड़ मरोड़ पेश किया कि नेपाल में प्राइवेट स्कूल बंद हो रहे हैं, हालांकि पूरी झूठी खबर थी। और नेपाल के शिक्षा मंत्री को आकर के स्टेटमेंट देना पड़ा कि वी हैवंट सेड इवन वन वर्ड फॉर दैट, दैट हैज बीन स्प्रेड बाय द इंडियन मीडिया। कंडम किया और बहुत सख्त अल्फाज में मजम्मत की इंडियन मीडिया की उन्होंने। अब उसके बाद आप देखें, आपके साथ सिंपैथी नहीं है मीडिया की। मैं सिंपैथी की बात कर रहा हूं। अभी देखें मौलाना तौसीफ वाला बरेली में जो मामला पेश आया, लेकिन मीडिया ने तो खूब उठाया ना मुद्दा वो, मीडिया ने तो खूब उठाया ना मुद्दा वो, कई सारे चैनल से। अरे ठीक है, मीडिया ने उठाया, मुद्दा उठाया, एक दिन 2 दिन उठाया, उसके बाद में वो खत्म हो गया, उनको व्यूज मिल गए, उनकी टीआरपी आ गई, उनकी बात खत्म हो गई। मौलाना तौसीफ एफआईआर हुआ या नहीं हुआ, एफआईआर के बाद भी गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया नहीं लिया, उसको फॉलोअप क्यों नहीं मिल रहा है? फॉलोअप के लिए मतलब क्यों नहीं मीडिया सामने आ रहा है कि भाई क्या हुआ उस केस का? नजीब जंग का मामला जो हुआ हो करके उठ के दब गया, आखिर फॉलोअप के लिए मीडिया कहां मर गया? मीडिया को सामने नहीं आना चाहिए। उमर खालिद का क्या क्या जुर्म था? हम लोग दिल्ली में ही होते थे, उस जेएनयू में ही थे। अब तक उमर खालिद को लेकर के अब तक कोर्ट ने ट्रायल नहीं किया है। बगैर ट्रायल के इतने दिनों से वो जेल में रखे हुए हैं, खाली ये कि वो मुसलमान है। नजीब जंग का, उसके बाद में नजीब हैदर का कोई लता पता नहीं है। क्या गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो अपने शहरी को तलाश कर ला करके दे? क्या मीडिया की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो जिसके टैक्स से जी रही है और जिसके पैसों को पा करके प्रचार के लिए या एडवर्टाइजमेंट, हमारे ही पैसे तो जा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, हमारे पैसे से मीडिया जी रही और हमारी ही कोई हमदर्दी नहीं है। खैर साजिद साहब, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, सुनिए। 180 देशों की एक तरीके से मीडिया का सर्वे होता है देशों का, जिसमें कि देखा जाता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में या इस देश की मीडिया कितने में नंबर पर है, यहाँ पर मीडिया को बोलने की कितनी आज़ादी है। लगभग 157वां नंबर हमारे देश का आता है। तो ऐसी मीडिया से आप क्या उम्मीद करेंगे? किसके लिए आवाज़ उठाएगी वो, जब इतनी पाबंदियां हों, इतनी तरीके की चीजें रही हों? बड़े एक्सपर्ट साहब भी सब बैठे हैं, लेकिन मेरी राय देना इस वक्त बहुत ज्यादा मुनासिब नहीं, लेकिन मैं अपनी मालूमात की हद तक दे देता हूँ। अगले 10 साल तक इंडियन मीडिया की हालत नहीं संभलेगी। अगर गवर्नमेंट नहीं बदली तो ये 10 साल और एक्सटेंड कर सकता है। और काकरोच जनता पार्टी को अब अपने मुद्दों के साथ आ जाना चाहिए। उस्मान साहब, अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश के दौरे पर गए हुए हैं, जहां पर एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप प्रेस के आंसर क्यों नहीं देते, मतलब आप सवाल जवाब क्यों नहीं करते हैं उससे, तो उससे वो बचते हुए दिखाई दिए। और हद तब हुई कि जब हमारे देश का मीडिया आता है, डिबेट कराता है और डिबेट में उसके लिंक उस लेडीज पत्रकार के कांग्रेस से निकालता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ हमारे देश में फ्री प्रेस के साथ कभी कोई उन्होंने कोई अपनी प्रेस वार्ता की ही नहीं, तो वो विदेश में भी जाकर क्या करेंगे? अगर 1-2 सवाल उनसे कभी पूछा भी गया तो उसका वो जवाब दे नहीं पाए, उसमें वो अक्षम पाए गए हैं, इसलिए उन्होंने वहां पहले से ही तय कर रखा था। और अमूमन ऐसा वैसे भी होता है, फिर भी हम उस पर बहस नहीं करना चाहते। ओरिजिनलिटी है, हम यहीं के हिसाब से रखना चाहते हैं। हमारे यहाँ की जो प्रेस है, जो हमारे देश की जो प्रेस है, मीडिया है। उस्मान साहब जी, उस्मान साहब, हमारे प्रधानमंत्री जी आम चूस कर कैसे खाना है इसके एक्सपर्ट आदमी है। हाँ ना, वो पूछने वाले पूछते हैं ना, तो यहाँ की मीडिया तो सवाल ही ये पूछती है, ये मैनेज करके किया जाता है कि आप चूस कर खाते हैं क्या तोड़ कर खाते हैं। अब पब्लिक को सिक्योरिटी कैसे देना है, इसका एक्सपीरियंस हम लोग इस वक्त को बेहतर इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, यहाँ जो बैठे हैं। हाँ, तो देखिए, मैं कहूंगा कि जख्मों का हिसाब भी है, उम्मीद की बात भी। जख्मों का हिसाब भी है, उम्मीद की बात भी। हालात की धूप भी है, कल की बरसात भी। हम अपने तौर पर
ये करने की कोशिश करें कि हम दूसरों से उम्मीद कम करें, मीडिया से उम्मीद कम करें, क्योंकि वो दूसरों के हाथ में है। मीडिया अब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं, बल्कि वो सत्ता का पहला स्तंभ बन गया है। और जो सत्ता का पहला स्तंभ बन जाता है, वो सत्ता की हिफाजत करता है, उसका जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, वो ड्रामा भले ही करे। अब मैं यहां पर एक बड़ी और खास बात कह देता हूं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें 2-3 ऐसी कमियां हैं कि जिसमें काबिलियत की कोई परवाह नहीं होती, उसमें काबिलियत की जरूरत नहीं होती, उसमें सरों की गिनती होती है। और जब सरों की गिनती होने लगे तो सरों की गिनती करने के लिए लोग अलग अलग तरीके अख्तियार करते हैं, और उसमें मजहबी जो है तनाव भी एक खास हिस्सा है कि उसके आधार पर लोगों को बांटा जाता है ताकि मजहब के आधार पर हम ज्यादा वोट उसमें हासिल कर सकें। तो इस सब चीज में कहीं ना कहीं हम जब यहाँ कम तादाद में है तो हम उसका घाटा उठा रहे हैं। हमें जरूरत है इस बात की कि जो परिस्थितियां हैं हमें उसके हिसाब से काम करना है, और उन परिस्थितियों में हम क्या कर रहे हैं, हम अपने लिए क्या कर रहे हैं, दूसरे हमारे लिए क्या कर रहे हैं इसे हम भूल जाएं, बल्कि हम खुद अपने लिए क्या कर रहे हैं, हमें इस बात की सबसे ज्यादा जरूरत है। और हमें अब गुस्से की नहीं, बल्कि उस गुस्से को इल्म में इस्तेमाल करने की जरूरत है। उन नारों की नहीं, बल्कि नारों को हुनर में इस्तेमाल करने की जरूरत है। और कहीं भी तकरार की नहीं, बल्कि अपने किरदार को बेहतर बनाने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी कौम शोर से नहीं बल्कि वो शऊर से उठती है। और मैं तमाम से ये कहना चाहूंगा कि ना तख्त चाहिए, ना ताज चाहिए, ना ओहदा चाहिए, हमें बस इल्म और मेहनत का रास्ता चाहिए। क्योंकि अगर आज के दौर में जिस जवान तबके को बहुत आगे बढ़ाने की बात की जाती है, उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आयद की जाती हैं, और एक जुमला बड़ा मशहूर मैंने सुना था कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैंने इसी पर चंद लाइनें जोड़ी अभी इसी में आपके लिए यहाँ से देने के लिए। तो मैं अपने नौजवानों से, अपनी मिल्लत के नौजवानों से ये दरखास्त करूंगा कि वो गौर दें और इसमें हिस्सेदार बनने की बात करें कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। रुक जाए अगर ये जोश कहीं, ठहरा फसाना चलता है। तारीख के हर एक पन्ने पे ये दर्ज हुआ सच सदियों से, जब जाग उठे अरमान नए, बदला जमाना चलता है। और तख्तों की हिफाजत क्या होगी, दीवारें कब तक टिकती हैं, जब हाथों में हिम्मत आ जाए, हर बंद खजाना चलता है। और खामोशी को कमजोरी की पहचान समझना ठीक नहीं, दरिया भी कई मुद्दत चुप रहकर फिर तेज रवाना चलता है। जो लोग हवाओं के डर से हर मोड़ पर राह बदल लेते, जो लोग हवाओं के डर से हर मोड़ पर राह बदल लेते, उनसे कब मंजिल मिलती है, यूं सिर्फ बहाना चलता है। और मिट्टी में पसीना जो बोले, अक्सर ये समझाते उस्मान, मिट्टी में पसीना जो बोते, अक्सर ये समझाते उस्मान, मेहनत की जमी पर आखिर में मेहनत का दाना चलता है। तो हम सब लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, हालात से लड़ना पड़ेगा। और क्या हमें मिला इसके बजाय हमने क्या समाज को दिया, क्या अपनी मिल्लत को दिया, जब तक ये सोच हमारी पैदा नहीं होगी तब तक चाहे वो मीडिया में हमारे खिलाफ कोई मामला हो, चाहे न्यायपालिका में हो, चाहे कार्यपालिका में हो या विधायिका में हो, हम सब जगह उसी तरह से उपेक्षित बने रहेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मेरा अगला सवाल है अहमद जावेद साहब से। अहमद जावेद साहब, मेरा सवाल ये है कि आजकल कुछ यूट्यूबर हैं जो कि कुछ तो है कि जो समाज सेवा या देश के हित में हम लगता है कि हाँ ठीक काम कर रहे हैं और सच्चाई उजागर कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो यूट्यूबर हैं और बड़े बड़े चैनल जैसे सुदर्शन जैसे चैनल, भी बड़ा तो नहीं कहूँगा, सिर्फ ये उपद्रवी चैनल मैं इनको कहना चाहूँगा, तो ये लोग माइक आईडी निकालते हैं, मुस्लिम दलितों के मोहल्ले में जाते हैं और जाने के बाद में बच्चों को लेंगे या फिर किसी ऐसे इंसान को लेंगे जिसको समाज के बारे में या किसी भी पार्टी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, या कोई जज्बाती आदमी हो, उसने देखा और उसको ऐसे सवाल करेंगे, वो जज्बात में आकर के कुछ उल्टा सीधा बोले।
या देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ या फिर एक बड़ी कम्युनिटी के खिलाफ, वो चीज़ें वो वही ढूंढने के लिए निकलते हैं कि चीज़ें हम लोगों को मिलना है। खैर इंटरव्यू पूरा कर सही भी हुआ उनका, पब्लिक ओपिनियन सही भी हुआ, पब्लिक बाइट सही भी हुई, तो क्या करते हैं कि उसमें 30 सेकंड 40 सेकंड की काट छाट करके एक क्लिप निकालेंगे और उसको वायरल करने की कोशिश करेंगे, जिससे शायद देश भर में एक रोज जाता है, एक तरीके से मैसेज जाता है कि दलित और मुसलमान तो ये नफरत ही करते हैं। तो इस पर ये इसके जिम्मेदार, इसको क्या क्या कहना चाहेंगे आप कि इस पर क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो माइक देखते हैं, वो माइक देखते ही कुछ भी बोलने के लिए लग जाते हैं? क्योंकि आप पत्रकार हैं, आप लेखक हैं, समाज में जाते भी होंगे। जी, मैंने पहले भी कहा और अब भी इसी पर जोर दूंगा कि इसके लिए दोनों जिम्मेदार हैं, खुद मीडिया के जो लोग हैं या मीडिया हाउसेस हैं या यूट्यूबर्स हों या कोई भी हो, वो नफरत बेच के आसानी है, नफरत बेचना आसान है। अदावत, गुस्सा, ये जो जज्बात होते हैं, मजहब, इनको बेचना बाजार में आसान उन्हें लगता है, तो वो आसान रोटी के लिए, आसान पैसे के लिए, आसान दौलत के लिए वो ये सब हरकतें करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरकार की जिम्मेदारी है, रेगुलेटरीज हैं, हिंदुस्तान में प्रेस एक्ट है और दूसरे तमाम कवानीन हैं जो आम क्रिमिनल कवानीन है, ताज़ीरात हिंद और दूसरे जवाबित हैं, उसूल जवाबित हैं, उन सब के नाफिज करने वाली एजेंसियां हैं, पुलिस और दूसरी एजेंसियां हैं। उन सब की जिम्मेदारी है कि ऐसी तमाम नफरतों के फैलाने वालों को गिरफ्त करे, उस पर कदगन लगाए, उसे सजा दे करार। वाकई ये नफरत, समाज में नफरत डालना और नफरत फैलाना और नफरत की तिजारत करना, ये खुली गैर कानूनी और नाजायज और मुजरिमाना हरकतें हैं। उन जराइम पर उसी तरह से जैसे आम जुर्म, चोरी चकारी और तशद्दुद पर जिस तरह की कार्रवाई होती है, वो सारे कानून मीडिया पर भी लागू होते हैं और मीडिया के फिर अलग से ज़वाबित अखलाक भी हैं, नैतिकता का सवाल है और प्रेस के दूसरे कवानीन हैं और उसकी रेगुलेटरीज हैं, तो उन्हें चाहिए कि उस पर सख्ती से करें। लेकिन अभी जैसा कि कह रहे थे हमारे उस्मान साहब और साजिद साहब कि अब तो एजेंसियां क्या, अदालतें तक मैनेज हो गई हैं और वो इक़्तिदार की अबरू को देख के काम करती हैं और अरबाब इक़्तिदार चूंकि यही चाहते हैं तो वो यही करते हैं। लेकिन बिल्कुल मायूस होने की भी जरूरत नहीं है। ये सवाल बहुत अहम उस्मान साहब ने कि हम खुद क्या कर रहे हैं। अब आप देख लें, अब जो सोशल मीडिया है इंडिया का, उसमें कोई क्रेडिबल और कोई बाअसर चैनल क्या लोगों के पास है, हम लोगों के पास, जिसको आप आखिरी कतार कहते हैं, आखिरी कतार वालों के पास है। पहले भी मीडिया के कारोबार में बड़े सरमायादार दूसरी कम्युनिटी में नहीं है, दलितों में भी हैं, मुसलमानों में भी हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल खाली हाथ हैं, भिखारी हैं, उनके पास तो कुछ है ही नहीं। तो दूसरी कम्युनिटी ने इस शोबे में इन्वेस्टमेंट किया, अपने बड़े बड़े इदारे और मीडिया हाउस कायम किए, प्रिंटिंग प्रेस कायम किए। उनका प्रिंटिंग प्रेस का बड़ा नेटवर्क है, इतना बड़ा नेटवर्क है, एक एक खानदान का, मतलब पूरी कम्युनिटी तो जाने दीजिए, एक खानदान का इतना बड़ा नेटवर्क है जितना बड़ा एशिया में कहीं नहीं है। और इसी हमारे समाज में शुमाली हिंदुस्तान के लोग हैं। लेकिन क्या ऐसा कोई दलित या वो जो आपने कहा कि आखिरी कतार के लोग जो हैं, क्या उन पर ये वाजिब नहीं था कि वो इन्वेस्टमेंट करते, वो इस कारोबार में आते? और इसमें ये जरूर है कि यहाँ पूंजी ज्यादा लगती है, समंदर में जहाज डालने जैसा होता है और वो जहाज डूब भी सकता है। लेकिन क्या हमें, जिनको ज्यादा मसाइल का सामना है, उन्हें ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए, इस शोबे में नहीं आना चाहिए, प्रोफेशनली काम नहीं करना चाहिए? असल सवाल यही है कि हमने अपने वजूद को मौजों के हवाले कर दिया है और मौजें जिधर चाहती हैं, ये मीडिया जो है ना, वो आप
जो कह रहे हैं वो मीडिया एक दरिया है और उस दरिया की मौजें हमें जिधर चाहती हैं जैसे चाहती हैं इस्तेमाल करती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपने कहा है कि वो किसी भी गली में जाते हैं और किसी से कुछ कहलवा लेते हैं और उसे वायरल कर देते हैं। तो आप वो ना करें, तो आप ये तो कर सकते हैं ना कि कोई पॉजिटिव खबरें, कोई हुनर, कोई अखलाकी बुलंदी के किसी ने काम किए हैं तो उसे वायरल कर दें। लेकिन ऐसा नहीं है, कम्युनिटी लोग जाते हैं बिजनेस वहाँ पर सही काफी भी किया जाए। इजाजत कम्युनिटी अपने आखिरी बात कह के मैं खत्म करता हूँ कि कम्युनिटी चाहे मुस्लिम कम्युनिटी हो, दलित कम्युनिटी हो, जो दूसरी कम्युनिटीज हो, वो अपने दायरे में भी बहुत से कारोबार कर सकती हैं और वो कारोबार अगर थोड़ी सी तवज्जो लोग दे दें तो मुनाफे में जा सकता है। तो इसी तरह ये कारोबार भी, जिसको मीडिया का कारोबार कहते हैं, जिसे आप प्रेस का काम कहते हैं, ये कारोबार भी आपके अपने दायरे में अपने लोगों की मदद से अपना मीडिया हाउस खड़ा हो सकता है। लेकिन आप नजर दौड़ा लें, कोई बहुत क्रेडिबल और बहुत अच्छा मीडिया हाउस आपके पास नहीं है, और नहीं है तो इसीलिए आप बेअसर हैं और आपको जो जैसे चाहता है मिसयूज करता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं वही चीज़ कहना चाह रहा था आपसे कि जिस जगह पर ये लोग जाते हैं उस जगह पर अगर देखिए, ये लोग अगर सही से सर्वे किया जाए ना, ये लोग करें और जाकर के देखें उन स्कूलों की हालत, उन जगहों की हालत, तो बद से बदतर मिलती है। लेकिन क्या होता है कि बस इन्होंने वो बस्ती चुनी, झुग्गी चुनी और वहाँ से थोड़ी सी एक बाइट ली और ऐसे उनके काम का जो हुआ उन्होंने वो काट छाट के निकाला और चला दिया। लाखों में, करोड़ों में उनके व्यूज, लाखों में, मिलियनों में उनके व्यूज आते हैं और उनका काम हो जाता है। साजिद साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। जी, मैं एक बात और ऐड करना चाहता था जावेद भाई के जवाब में मैं एक बात ऐड करना चाहता था मीडिया को लेकर के। मेरी आवाज जा रही है? मीडिया को लेकर के मैं एक मालूमात ऐड करना चाहता था, शायद हिस्टोरिकल लेवल पर कुछ इजाफा हो सके। 1900 लगभग 37 की बात, मैं सॉरी 1913 की बात है लगभग। मुरादाबाद में एक सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी हुआ करते थे। उन्होंने सहाफत को लेकर के बहुत ज्यादा अपनी जागरूकता दिखाई और उन्होंने पूरा मीडिया हाउस बनाया। आज भी नईमिया नाम का एक मदरसा उन्होंने बनाया, वहां मशीनें खरीदी ला करके और फिर अखबार चालू किया और अखबार एक जमाने तक चला भी। लेकिन समझ रहे हैं दिक्कत कहाँ आ जाती है हम लोगों में, कि कोई बहुत अगर जागरूक हो जाए और किसी चीज को फाउंड कर दे और उसको जब तक जिंदगी है ले तो जा रहा है, लेकिन फिर उसको कंटिन्यू करने वाले लोग नहीं आ पाते। यानी हम कहीं ना कहीं तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन अफराद तैयार करने में नाकाम हो जाते हैं। और जब अफराद तैयार करने में नाकाम हो जाते हैं तो फिर वही है कि फाउंडर के मरने के बाद में संस्था बंद हो जाती है, खत्म हो जाती है चीजें। वरना मौलाना सहाफत को लेकर के अफराद ही तैयार किए जाते हैं, इदारे नहीं बनाए जाते। अगर वो इदारा बन पाता तो शायद कंटिन्यू करता। वो अफराद तैयार करते हैं और सारी सरगर्मियां अफराद के गिर्द चलती रहती हैं, किसी फर्द के गिर्द, और वो फर्द जब इस दुनिया से जाता है तो अपने साथ सारी चीजें लेके चला जाता है। ऐसी एक मिसाल है, हाल की मिसाल है, नई दुनिया अखबार कितना पॉपुलर अखबार होता था और किस कदर समाज पर असरअंदाज होता था, लेकिन वो एक शख्स के गिर्द था, पहले मौलाना अब्दुल वहीद सिद्दीकी के और उसके बाद शाहिद सिद्दीकी के। अब शाहिद सिद्दीकी ने खुद को पीछे कर लिया तो जाहिर है कि वो तहरीक, वो आवाज हमेशा के लिए खत्म हो गई। तो ये मिसालें, ऐसी मिसालें बहुत है हमारे यहाँ। इदारे हम बनाते नहीं है, हाँ, अफरादी के गिर्द इदारे जैसे मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी के यहाँ क्या हुआ कि उन्होंने एक इदारा भी रखा इसको चलाने के लिए। जामिया नईमिया को जो फाउंड किया, इसे अटैच नहीं कर पाए, रहते जमाने के साथ दोनों चीजें डिटैच हो गई, जिसकी वजह से ये मसाइल खड़े हो गए। तो इदारा और ये अफराद के तैयार करने का, दोनों का अटैचमेंट हर हाल बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वो इदारा नहीं था, अगर आप गौर से जाएंगे ना देखेंगे, जैसे बरेली में एक मतबा अहले सुन्नत होता था, एक साहब ने पूरी मशीन, उस जमाने की सबसे अच्छी मशीन दी बदायूं के पीर साहब ने, और
कदीर साहब ने, और फिर जी। वो आगे कहाँ चला गया वो प्रेस, वो तो किसी को मालूम नहीं है। तो वो मौलाना अब तो नाम है वो अमजद अली रहमतुल्लाह अलैह, उसके मैनेजर होते थे, बाद में कोई और नाजिम हुआ, लेकिन उसके बाद वो प्रेस कहाँ चला गया मतबा अहले सुन्नत, वो पता भी नहीं है किसी को। जबकि उससे तमाम उनकी जिंदगी में, मौलाना अहमद रजा खान की जिंदगी में उनकी सारी किताबें वहीं से छपती रही हैं, और हर जगह मतबा अहले सुन्नत लिखा हुआ होता है, लेकिन अब तो कहीं उसका कोई वजूद भी नहीं है। तो हमारे इदारे भी वो इदारे नहीं होते मुसलमानों के, आमतौर से दूसरी तरफ यही देखेंगे आप। ये तो एक ही जमात का कि आपने मिसाल दी, दूसरी मुझे याद आ गई वो मतबा अहले सुन्नत के ताल्लुक से, और भी जितनी जी। जमात हमारे जमीयत उल उलमा ने कई दफा कोशिश की अखबारात चलाने की, जमीयत अल जमीयत बहुत पॉपुलर रोजनामा था आजादी के बाद, लेकिन फिर वो क्या हुआ, वो होता यही है कि वो इदारे खिलाफत। होते हैं, वो अफराद के गिर्द चल रहे होते हैं, लिहाजा अफराद उसे अपने साथ ले जाते हैं। मैं साजिद साहब आपसे जानना चाहूँगा कि आप नेपाल में हैं, और नेपाल में अभी हाल ही में 2025 में जेंजी प्रोटेस्ट होकर के निपटा है, और वहाँ पर सत्ता का तख्ता पलट भी हुआ है। हिंदुस्तान में कॉकरोच जनता पार्टी का उदय हुआ 16 मई को, और अब तक लगभग 20 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर हो चुके हैं। कहें कि पूरे देश भर में एक तरीके से उसकी हवा छाई हुई है। जो कांग्रेस, बीजेपी या कई छोटी छोटी जितनी पार्टियां, तो उनको उसने बहुत पीछे छोड़ दिया इन चीज़ों में। क्या देखते हैं आप कॉकरोच जनता पार्टी को? क्या उसका भविष्य है? किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि आप नेपाल में, वहां का आपने मेरी प्रोटेस्ट सारा देखा है, ये भी इसी जेंसी का ही है। मैटर पे मेरी एक किताब जिंजी एंड द न्यू नेपाल थी, अभी कोर्ट में केस है उसका, अभी चल रहा है, हियरिंग चल रही है, छपने से पहले किताब पर पाबंदी लग गई है। हाँ, शॉर्टली हमारी हियरिंग होने वाली है, तो इंशाअल्लाह ताला दुआ करें कि जल्दी सब मामला ठीक हो जाए, किताब प्रिंट हो जाए, फिर मैं एक कॉपी आप सब तक पहुंचा दूं। देखिए, अगर हुकूमतें अगर एक लतीफे से डर जाएं, एक किसी जोक से डर जाएं, सटायर से डर जाएं, तो आप समझ लीजिए कि इन हुकूमतों के यहाँ कुछ दाल में ही काला नहीं, पूरी दाल काली पड़ी हुई। कॉकरोच जनता पार्टी को इस्टेब्लिश हुआ शायद 5वां या 6वां दिन होना चाहिए मेरी मालूमात के। अमेरिका में बैठा हुआ द्वीप के छठा दिन 7 डेज और 6 और 7 डेज, अमेरिका में बैठा हुआ आदमी एआई से एक वेबसाइट जनरेट कर देता है, कुछ फ्लेयर बना देता है, और फ्लेयर बनाने के बाद में वो सोशल मीडिया पे स्प्रेड कर देता है। उससे हुकूमत इतना डर जाती है कि उसके एक्स को सस्पेंड कर देती है, पार्टी पर बैन लगाने की बातें करने लगती है, जबकि अभी पार्टी जमीन पर है ही नहीं। पार्टी अभी सोशल मीडिया पे है, जमीन पे अभी पार्टी आई नहीं है, और उसके बैन करने की बातें चलने लगी। देखिए, अगर जेनजीज अगर ये सब गैदर्ड हो गए और इन्होंने अपनी पूरी एनर्जी के साथ अगर जंग लड़ना शुरू कर दिया, तो नेपाल में तख्ता पलट हुआ, तो आबादी के हिसाब से जो रेशियो नेपाल में है, उससे कहीं ज्यादा जेनजी का रेशियो इंडिया में है। बिल्कुल बिल्कुल, यूथ इंडिया। अगर इस जेएनजी के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कास्टिज्म, रिलीजियसनेस, ये सारी चीजें अगर जेएनजी के अंदर नहीं एंट्री ले पाए, तो फिर इंडिया में एक नई सुबह का इंतजार किया जाना चाहिए। एक बात, लेकिन अगर ये पार्टी किसी और पार्टी की बैकअप पर है, तो फिर जैसे आम आदमी आई थी वैसे ये भी आएगी, और बहुत जल्द ये भी चली जाएगी। अहमद जावेद साहब, मेरा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बने हुए 9 साल हो चुके हैं, सरकार बने हुए, लेकिन एक बयान आता है कि आज हमारे यहाँ पर कोई भी इंसान सड़क पर नमाज नहीं पढ़ता, हम ऐसा कतई नहीं करने देते। इस तरीके की भाषा का यूज होता है, आपने बाखूबी देखा होगा। तो क्या एक 9 साल के मुख्यमंत्री की एक सब हासिल किया है उन्होंने, कि हमने 9 साल में ये काम किया कि एक कम्युनिटी को इतना दबाया कि वो सड़क पर नमाज करने के लिए नमाज नहीं पढ़ सकती, या फिर इसका कोई और मतलब है? और फिर दूसरी चीज, इसमें जो मीडिया ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की,
जिस तरीके कुछ लोगों ने कहा कि भाई ठीक है, आपने नमाज के लिए मना किया, नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन फिर उसके बाद में एक दो टिप्पणी कर देते हैं लोग कि देखो कावड़ भी रोड पर होते हैं, होली भी रोड पर खेली जाती है। तो उसमें जो मीडिया ने अपने अपने तर्क दिए कि देखिए होली जो होती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, इसलिए रोड पर की जाती है। कांवड़ यात्रा भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, तय स्थान होता है वहां तक जाती है। तो ये जो तय करने वाली चीजें हैं और जिस तरीके से मुख्यमंत्री का बयान आया उसको देख लेकर के आप क्या सोचते हैं, उस पर मैं आपसे थोड़ी सी राय जानना चाहूंगा। इसके दो पहलू हैं। एक तो मैं समझता हूँ कि आइडियल पोजीशन ये है कि हमें बिला जरूरत, अगर मजबूरी है तो मकामी इंतजामिया की इजाजत से, जहाँ जहाँ इजाजत है वहाँ मैदानों में और सड़कों पर और हर जगह नमाज होती है। तो और जहाँ जहाँ मकामी इंतजामिया इजाजत नहीं देती है तो हमें जिद नहीं है कि वहाँ हम मस्जिद से बर नमाज पढ़ें। हाँ, जहाँ जरूरी है, जरूरत है, तो मकामी इंतजामिया अगर इजाजत देती है तो उसमें भी उसूली बात तो यही है कि इजाजत के बगैर किसी की भी जमीन पर, चाहे वो रियासत की जमीन हो तो रियासत की इजाजत के, हालांकि वो तो आम जमीन है, आम लोगों के इस्तेमाल की है, तो वहां जायज है नमाज पढ़ना। लेकिन इसके बावजूद भी इंतजामी तौर पर इंतजामिया से इजाजत जहां मिलती है वहां पढ़ेंगे, जहां नहीं मिलती है नहीं पढ़ेंगे। दूसरी बात वो कि वो फला ये करता है और फला ये करता है, तो उनके यहाँ उनके मजहब में इन बातों के लिए कोई कायदा कानून नहीं है, कोई ज़ाब्ता नहीं, कोई उसूल नहीं, तो उनसे हमारा कोई मुकाबला मुआवजा नहीं कि वो जो जो करेंगे वो हम भी करेंगे। ऐसा इस्लाम भी इसकी इजाजत नहीं देता है कि वो जैसे जैसे करें, वो तो हुल्लड़बाजी करते हैं, दंगे करते हैं। जो सियासी अफराद या वजीर आला हो या कोई आम आदमी हो या बाज एडमिनिस्ट्रेटर भी ये जो इस किस्म की बातें करते हैं, तो असल में उन्होंने कुछ करना नहीं है समाज के लिए। जो ठोस काम है, जो मूल समस्याएं हैं, उन पर जब कुछ नहीं करना है, वो करके दिखाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, तो इसी किस्म की जज्बाती चीजें उन्हें मिलती है, उसका सियासी फायदा उठाते हैं। ये सख्त कंडेमनेबल है, इसकी निंदा करनी चाहिए और ऐसे वजीर आला को तो शर्म आनी चाहिए। और उनके जो ऊपर के लीडर हैं, क्योंकि वो भी ऐसे ही हैं, वरना दूसरे होते, अगर समझदार लोग होते, यानी कांग्रेस के गए गुजरे जमाने में भी ऐसे लीडरों को किनारे कर दिया जाता था, उनसे इस्तीफा ले लिया जाता था। तो अगर संविधान की जरा भी शर्म होती इन्हें, तो ऐसी बातें ये करते ही नहीं। तो ये तो ऐसे ही लोग हैं, इनसे क्या आप उम्मीद रखते हैं? इनको बेचने के लिए कुछ नहीं है, तो यही नफरत बेचते हैं। इनकी भाषा आप देख रहे हैं कि अगर व्यवस्था से समझेंगे तो व्यवस्था से, नहीं तो फिर दूसरे तरीके से। ऐसे लगता है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री कम, चौराहे का टपोरी ज्यादा है, गुंडा है। जुबान भी गुंडे और एक बहुत हाँ एकदम गुंडे वाली लैंग्वेज, क्या कि अगर ऐसे समझे तो ऐसे, नहीं तो फिर ऐसे समझाएंगे। अभी मैं 23 नवंबर को लंदन में था वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए। मुझसे ऐसे ही उनको पता चला, मतलब मीडिया ऐसे पूरी लगभग 50-60 लोग मीडिया पर्सन रहे होंगे, तो इंटरव्यू हमारा हो रहा था। उन्होंने हमारे पॉलिटिकल कंडीशन पर क्वेश्चन किया, ताकि हम जानना चाहेंगे कि क्या सिचुएशन है इंडिया में पॉलिटिक्स की। तो मैंने उनको सिर्फ ये जवाब देना चाहा कि मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मैं पॉलिटिशियन हूँ नहीं, तो इसके बारे में बहुत ज्यादा इज़हार ख्याल मेरे हिसाब से ठीक। पत्रकार ने उधर से पलट करके वार करते हुए बीजेपी के 3-4 नेताओं के नाम बताए। एक तो असम के मुख्यमंत्री हैं कोई साहब, उनका नाम मुझे जल्दी याद नहीं आता है, और एक हमारे योगी जी, और एक कोई अनुराग करके है बीजेपी का आदमी। इन 3 लोगों की भाषाओं का चर्चा करते हुए उसने कहा कि मतलब दैट्स व्हाई आई एम एलिजिबल टू से दैट इंडियन पॉलिटिक्स इज टू डर्टी पॉलिटिक्स इन इंटायर द वर्ल्ड। उसने ये पूरा सेंटेंस कहा लंदन के पत्रकार ने। अब विदेशों में हमारी क्या छवि आप देख सकते हैं, ये लोग एग्जाम्पल में आते हैं टपोरियों के। अच्छा, इनको मुंह भी लगाने के लायक नहीं है। इन पर तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता ना, इनके बारे में कोई इज्जतदार आदमी, कोई शरीफ आदमी इनके बारे में गुफ्तगू करते हुए भी शर्म आता है। और इनको क्या किस लेवल तक जाएं,
ये डर्टी पॉलिटिक्स ऐसी डर्टी है कि जिसकी कोई मिसाल दुनिया के किसी हिस्से में नहीं। हमारे माँ बाप ने हमें मजदूरी करके पैसे। मेरा एक सवाल और है, जो आखिरी सवाल है मेरा। मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आती है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है, दोनों जगहों पर जो कुर्बानी है गाय की, उसको बिल्कुल प्रतिबंध के लिए अनाउंसमेंट हो चुका है। तो वहां पर कुछ अमन पसंद लोग, और ज्यादातर कुछ नहीं, ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि हम गाय नहीं खरीदेंगे, ना ही हम उसकी कुर्बानी करेंगे। सारी चीजें हो चुकी जिसमें परेशान एक तबका यानी कि हिंदू लोग परेशान वहां पर हुए, क्योंकि उन्होंने, उनका कारोबार वहां पर गाय से था, लेकिन अब वो नहीं खरीद रहे तो उससे उनको परेशानी पड़ी। लेकिन वहीं पर एक आदमी आता है जिसको आप, जो हुमायूं कबीर नाम से एक एमएलए बना है, वो सीधा आकर कहता है कि हम शुभेंदु अधिकारी से कहना चाहते हैं कि या तो राजी से मान जाइए वरना इसका अंजाम बुरा होगा। तो क्या एक तरफ तो खुद मुसलमान साथ देने के लिए तैयार है कि गाय को आप राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए, तो दूसरी तरफ ये ऐसा इंसान आन के कहता है कि हम वो हर चीज करेंगे जो हमारे दीन में अलाउड है। तो मैं यही चीज जानना चाह रहा हूँ, आप कीजिए वो चीज, जब सारे लोग कह रहे हैं कि गाय की हम कुर्बानी नहीं देंगे, तो कानून भी यही कह रहा है, आप लोगों की मॉब लिंचिंग हो रही है, मौतें हो रही हैं, तो उस वक्त ऐसे बयान का क्या मतलब बनता है? आपको गलत फहमी है। कानून जो है ना वो गौकुशी के मामले में मुल्क में अलग अलग इलाके और अलग अलग जगहों में अलग है। पाबंदी नहीं है, लेकिन वक्ती सरकार पाबंदी नहीं है, पाबंदी नहीं है, लेकिन वक्ती सरकार, इसी तरह से मगरबी बंगाल, नहीं मगरबी बंगाल में भी गौकुशी पर पाबंदी नहीं है। वो जो उन्होंने सर्कुलर जारी किया है, वो जाब्ता जारी किया है, और उस जाब्ते में ये है कि उसका परमिशन मिल सकता है। ऐसे ही बिहार में भी 100% पाबंदी नहीं है। उसमें ये शिक मौजूद है कि जहां जहां परमिशन दिया जाएगा, खास स्लॉटर हाउस में हो सकता है और फला जगह हो सकता है, फला जगह हो सकता है, और उसके लिए कंडीशन में वहां की मकामी एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन देगी। और वहां अब तक चला आ रहा था, इसके परमिशन मिलते हैं स्लॉटर हाउस के लिए। और इसी तरह से महाराष्ट्र में अब बंद कर दिया उन्होंने, वरना वहां बैल का परमिशन मिलता था। तो मुल्क के अलग अलग हिस्सों में कैटल उसके लिए, स्लॉटर के लिए अलग अलग कानून और जाब्ते हैं। मगरबी बंगाल में लोगों को कल तक की तो बिल्कुल आदत थी। दूसरे एक चीज और समझना चाहिए, ये बीजेपी वाले पता नहीं किस दुनिया में हैं, वो एक ही डंडे से, जो यूपी का डंडा है ना, यूपी का और गुजरात के डंडे से पूरे देश को हाँकना चाहते हैं। आपको शायद नहीं मालूम है, और उनको तो बिल्कुल ही नहीं मालूम है, या मालूम भी है तो वो जहर घोलते हैं। एक गौशाले की तहरीक मगरबी बंगाली से चली थी, लेकिन आप मगरबी बंगाल में उतने गौशाले नहीं है जितने यूपी में है या महाराष्ट्र में और दूसरी जगह पर हैं। दूसरे के वहां के जो दलित हिंदू हैं, दलित भी नहीं, मतलब ब्राह्मण, थोड़े से ब्राह्मण के अलावा इन ये बिहार के भी जो वो मशरकी इलाके हैं, जो मगरबी बंगाल से लगे हुए इलाके हैं, वहां के गैर मुस्लिम भी बड़े वो बीफ को खाते हैं, और उनको उसमें कोई परेशानी नहीं है, वो पालते भी हैं, वो गौपालक भी हैं, लेकिन वो गौ मांस खाते भी हैं। और इस पर तो किताबें आ चुकी हैं, वेद में गौ मांस को आर्यों का सबसे अच्छा भोज माना गया है। ये यज्ञों में इस पर पूरी किताबें लिखी हैं वो प्रोफेसर अहमद जावेद साहब। ये लोग तो खुद को ही मानने के लिए तैयार नहीं है, बस एक नई दिशा में ये लोग चलने के लिए तैयार हैं। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि ऐसे वक्त में जब मॉब लिंचिंग हो रही है, सारी चीजें हो रही हैं, उस वक्त में, जिस वक्त मॉब लिंचिंग हो रही है, ये हुमायूं कबीर का जो बयान आया उसके बारे में मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तय नहीं कर पाए हैं, और इनकी ये जहालत है। ये इसको बनाते हैं, इशू बनाते हैं, लेकिन उन इलाकों में नहीं चलने वाला, यहाँ पर तो चल जाता है ना, ये बिहार के बाज हिस्से में और यहाँ ये इशू काम करता है, वहां पर ये इशू बिल्कुल ही काम नहीं करेगा। महाराष्ट्र में जब गाय को
अहमदनगर वगैरह में, तो फिर क्या हुआ, उन्होंने सारी गायें ले जाकर के डाल दी, वो हिंदू भी थे मुसलमान भी थे, थाने में खड़ी कर दी कि ये तुम रखो। नतीजा ये हुआ कि उसके बाद से वहां कोई गौ रक्षक निकल के अब बाहर नहीं आया, उनकी पिटाई भी की लोगों ने अहमदनगर में। तो ये वहां भी पीटे जाएंगे, ये मगरबी बंगाल में भी ये पीटे जाएंगे, वहां कोई इनको साथ नहीं देगा। इस एक और बात है कि वहां बैकग्राउंड जो है 30-40 साल तक वहां कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रही है, और जब विनोबा भावे ने तहरीक चलाई थी गौकुशी रोकने की, तब भी वहां ये नहीं चला था, और वहां कोई पाबंदी नहीं लागू हुई, ना कोई कानून इस तरह का बना, तो वहां पर इनकी चलेगी नहीं, वो खुद ही अपनी जाल में खुद ही फंस जाएंगे। मेरा सवाल ये था कि जो सरकार ने अनाउंसमेंट, जो सर्कुलेशन जारी किया, उसको सब लोगों ने एक्सेप्ट किया और मना कर दिया कुर्बानी करने के लिए गाय की, ठीक। लेकिन उसके बाद में सब लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज जो है, गाय जो है, इसको हम राष्ट्रीय पशु घोषित करेंगे, हम ये हमारी मांग है, जो कि मैं मुसलमानों की अच्छी पहल मानता हूं। लेकिन उस बीच में एक बयान आता हुमायूं कबीर का, जो सारी डिबेट को पलट करके रख देता है। ये सब इस तरह से करके आप क्या दिखाना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, ये उनको फंसाना चाहते हैं, यही करना चाहते हैं ना, कि वही दिल से, कोई मुसलमान दिल से गौ को पूज्य मानता है क्या, या गौ को माता मानता है क्या? गौ जैसे सारे जानवर है वैसे जानते हैं। तो ये मुस्लिम, लेकिन मॉब लिंचिंग किसकी हो रही है? ये सब करके खामखा वो पैनिक कर रहे हैं, कुछ नहीं। और जो मौलवी साहब ने, कारी शफीक ने कहा कि गाय मत खरीदें, तो ठीक है, उन्होंने एहतिजाजन कहा है, उन्होंने गाय कोई मोहतरम है, पूज्य है, मुकद्दस है, इसलिए नहीं कहा है, उन्होंने एहतिजाजन कहा है इसलिए कि वो जानते हैं वहां की डेमोग्राफी को, वहां की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को। वहां की 90% आबादी तो खेत पर और जानवर पर मुनहसर है, गाय पालते भी हैं, गाय बेचते भी हैं। अब वो गाय अगर नहीं बेचेंगे तो वो तो दिखा रहे हैं ना कि वो कर्जों में डूब जाएंगे। वो तो गाय पालते हैं बकरीद के लिए, और बड़ी तादाद में वहां के हिंदू गाय पालते हैं ताकि बकरीद में उसे बेच करके अपने कर्ज अदा करें, अपने दूसरे काम करें, शादी ब्याह और 20 काम है। तो वो ज़रई मईशत है, 90% आबादी खेती बाड़ी पर मुनहसर है, जानवरों के पालने पर मुनहसर है। वहां एक ऐसे जानवर को जो उनकी मईशत का गालिब हिस्सा है, तो उस पर आप पाबंदी लगा रहे हैं, तो ये तमाशा है और क्या है। अब वो जो जानवर दूध नहीं दे, वो कैसे पालते रहेंगे? साजिद साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? हाँ, मैं कहना ये चाहता था कि जो अभी बकरा ईद में या कुर्बानी को, गाय को लेकर के जो इन्होंने अपनी पाबंदियां लगाई है, जो भी रहा, अगर खतरे को भापते हुए अगर कहीं इस तरह के मसाइल आ रहे हैं कि ना करें, कुर्बानी ना खरीदे, तो ठीक है, वो खतरे से बचना चाहते हैं। लेकिन इस तरह से जो इनका एक प्रोपेगेंडा है कि माता है करके या ऐसा है, मैं बता दूं कि प्रैक्टिकली खुद ये ना परफॉर्म कर पा रहे हैं, ना ये प्रूफ कर पा रहे हैं। परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उसकी एक वजह, जैसे स्लॉटर हाउसेज में इन्होंने खुद परमिशन लेटर्स दे रखे हैं। इंडिया टॉप लेवल पर है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बीफ के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। अगर मानने को तैयार हैं तो इनकी परमिशन क्यों बन रहे हैं, है ना। और अभी चीफ जस्टिस मार्कंडे काटजू का स्टेटमेंट आप देख लें, बीफ खाने को लेकर के। आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, अच्छा ठीक है, राष्ट्रीय पशु आप बनाने की जो बात कर रहे हैं, आप किस बुनियाद पर बनाने की बात कर रहे हैं? मतलब कोई ऑथेंटिकेशन है आपके पास या नहीं है? अगर ऑथेंटिकेशन है, अगर आपके पास कोई, कुछ चीजें ऐसी चल रही है कि बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया वो भी आस्था की बुनियाद पर आ गया। तो आस्था की बुनियाद पर जब हमें पता है कि 50 से ज्यादा, 60 से ज्यादा मोब लिंचिंग, यही बात है सर, यही बात, जिन कंट्रियों कराए कि गौ को कितने लोग माता मानते हैं। अगर अक्सरियत मानती है माता और मुकद्दस, और वो कबाब नहीं खाते हैं अगर, तो ठीक है, उनका दिल दुख जाता है मुसलमानों
ठीक है, उसको उस पर पाबंदी लगा दें, पूरे मुल्क में पाबंदी लगा दें, राष्ट्रीय मैं शाहरुख सुनो, से उसकी बुनियाद पर वो कुछ भी बीच बीच में अब एक कर दो, दूसरा कुछ ले आए, फिर तीसरा। वो बंदर को भी कुछ लोग पूजते हैं, कुछ लोग चील को पूजते हैं, कुछ लोग चूहे को पूजते हैं, तो वह चूहेदानी बेचना पाबंदी लगा दें पूरे मुल्क में। ये भी कोई बात हुई? जिन ममालिक में आस्था की बुनियाद पर फैसले लिए गए, उन ममालिक की सारी स्थितियां डामाडोल होगी। आप इंडिया ही देख लें, थोड़े दिनों में इनकी क्या हालात होने वाले। आखिर कब तक ये आस्थे के दलाइल या आर्ग्यूमेंट्स की बुनियाद पर आप डिसीजन लें? हम तो कह रहे ना, आप हमसे पूछें, किसी मजहबी स्कॉलर मुसलमान से, किसी अच्छे मुफ्ती से आप जाए मसला पूछें, मोदी जी खुद ही पूछ ले तब भी दारुल इफ्ता बता देगा क्या कि किसी गैर की जमीन पर आप मंदिर जाने दें, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाने की इजाजत कभी इस्लाम नहीं दे सकता है। इतना तक एहतियात करता है कि किसी गैर की जमीन में अगर आपने मस्जिद बना दी और इनका मुतालबा, तो आप वो मस्जिद शहीद करके पहले उसकी जमीन उसके हक में दीजिए। किसी गैर की मस्जिद पर आप मस्जिद नहीं बना सकते जमीन पर, तो मंदिर पर क्यों बना लेंगे? आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और जनसोच को सारी चीज़ें बताने की कोशिश की कि किस तरीके से आज आखिरी कतार में जो लोग लगे हुए उनको किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है और आने वाले वक्त में उनको किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है और उनको हाशिए पर पहुंचाने वाले जिम्मेदार कौन है, किसकी कितनी भूमिका है। और मीडिया को भी आपने आईना दिखाने की कोशिश की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एडवोकेट मोहम्मद उस्मान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साजिद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अहमद जावेद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आने वाले वक्त में हम कोशिश करेंगे कि इसी तरीके से और डिबेट इन सभी के साथ लेकर आ सके, ताकि ये पता चल सके कि आने वाले वक्त में हम किस तरीके से और चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, समाज में जो बढ़ रही नफरत को उसको किस तरीके से कम कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में हम जानने की कोशिश करेंगे नए नए मुद्दों को लेकर के, नई नई खबरों को लेकर के सभी से, और विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे आखिरी कतार पर। आप देख रहे हैं जनसोच। बहुत बहुत शुक्रिया।